नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र में वैसे तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है और हवाएं जो है ठंडी बहने चाहिए, लेकिन यहाँ की फ़िज़ाओं में, यहाँ की बयार में कुछ नमी सी है, गर्मी सी है। और ये गर्मी जो है इन दिनों क्यों बढ़ी है, इसको जानना चाहते हैं। हो सकता है यहाँ की कोई सियासी फ़िज़ाएं जो बदल रही हो, इसके कारण सियासी गर्मियाँ बढ़ी हुई है और माहौल में नरमियों की बजाय गर्मियाँ हैं। तो चलो जानते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति अब सुना है कि बहुत जल्दी फिर से एक नई करवट लेने वाली है और नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इन दोनों का स्पष्ट मत है कि केंद्र की सरकार महफूज रहेगी तो ही सब ठीक ठाक रहेगा और राज्यों के प्यादे भी पूरी तरह से सुरक्षित रह पाएंगे। अगर केंद्र की सरकार ही डामाडोल हो गई तो फिर क्या राज्यों की सरकारें, क्या भाजपा और क्या संघ, सबकी अहमियत ही क्या रह जाएगी। और सच भी है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए और कोई दो राय भी नहीं होना चाहिए। वैसे भी इन दो गुजराती बंधुओं की इस सोच में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और होनी भी नहीं चाहिए। इसमें कोई वांधा हो सकता है क्या? क्या वांधा होगा? जब दो दीवाने कुछ ठान ले तो फिर किसकी हिम्मत है कि उनके विचारों को नकारा जाए? फिर कौन मोहन भागवत और कौन संघ? अगर मोहन भागवत ने कुछ ना नुकुर की, कुछ अपनी मनमानी या ऊंच नीच की, तो फिर अब उनकी भी खैर नहीं रहेगी। अगर ऐसी किसी स्थिति का निर्माण होता है तो मोदी और शाह अपने संघ के प्रमुख या अपने संघ के बलबूते, हसबोले के सारे, उनके संघ का प्रमुख मान लो हसबोले है, ध्यान रखना है। मोहन भागवत उनके संघ का प्रमुख नहीं है, उनकी सत्ता का जो है वो हसबोले है। तो उनके बिहाफ पे, उनके सहारे जो है वो बता देंगे कि महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि देश भर में वे जो चाहेंगे, वे जो बोलेंगे, वे जो करेंगे वही होगा। हालांकि हम यहाँ जो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में बहुत जल्द राजनीति नए रंग रूप में दिखाई देगी, तो इसके पीछे यूं ही हवाई बातें नहीं है। दिल्ली से हुजूर यानी अमित भाई शाह का बुलावा भी आ गया है देवेंद्र फडणवीस को। उसी देवेंद्र फडणवीस को जो देवा भाई है ना, यहाँ के प्यारों का देवा भाई, और आने वाले 2029 को प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसे ही देवेंद्र फडणवीस को अपने अमित भाई शाह ने बुला लिया है। और कल, या आज रविवार है, कल शनिवार की दोपहर वे पंढरपुर में जो पूजा पाठ कर रहे थे, वहीं से अपने पूजा पाठ करने के बाद, विट्ठल रुक्मणी की आरती करने के बाद सीधे सीधे सोलापुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए, ओढ़ लिए। इस समय उनकी पत्नी अमृता भी उनके साथ में थी। दिल्ली जाने के पहले देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से एक संवाद किया था और साफ साफ शब्दों में कहा था कि पांडुरंग की इच्छा होगी तब तक हमें काम करने का अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। हम कितने समय तक पद पर रहें, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि मिले हुए समय का हमने कैसे सदुपयोग किया, जनता के हित में क्या ठोस काम किया, इतना मायने रखता है। इधर देवेंद्र की पत्नी ने भी अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कह दिया कि मैं तो चाहूंगी कि वे महाराष्ट्र में ही रहे। वे मतलब देवेंद्र फडणवीस। ये बातें तो सीधे सीधे तौर पर इशारा करती हैं कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का आदेश हो गया है। ये बात तब और भी पुख्ता हो जाती है कि पीछे पीछे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। इस तरह के घटनाक्रमों के बाद से ही अब महाराष्ट्र की समुद्री ठंडी फिजाओं में गरम गरम सी सियासी हवाएं बहने लगी है। उड़ती उड़ती खबरें तो इस बात की भी पुष्टि करती है कि हाँ, यहाँ बहुत जल्दी कुछ नया होने वाला है, घटने वाला है। यकीनन इस नए को लेकर जो बादल घिरे हैं वो भी बहुत जल्दी छटने वाले हैं। अब बात को गोल मोल नहीं घुमाते हैं और सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं। चर्चाएं आम थी कि जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था तो उसके बाद से ही देवेंद्र फडणवीस का नाम केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाने या केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनने के लिए सामने आने लगा था। लेकिन इसमें कोई दम नहीं था इन बातों में।
नए शिक्षा मंत्री के रूप में प्रहलाद जोशी को बागडोर सौंप दी गई है। वैसे भी इन खबरों और चर्चाओं में का कोई सिरा नहीं था, कोई हाथ पैर नहीं थे, सब की सब हवाई बातें थी। इसलिए देवेंद्र फडणवीस को शिक्षा मंत्री बनाए जाना एक मतलब कह सकते हैं उनके द्वारा ही गढ़ा गया कोई एक मीडिया का इवेंट रहा हो। असलियत क्या हो सकती है ये तो हम नहीं जानते हैं, पर राजनेता अपनी साख का निर्माण करने के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं, किसी हद तक भी गिर सकते हैं। हम इसमें कोई उनको आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो सर्वसत्य है कि सब कोई अपने अपने स्तर पे सब कुछ करते हैं। तो चलते हैं। अब आप कहेंगे कि तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली क्यों तलब किया गया, है ना? तो इस बात को हम कुछ इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में आप सब ने शरद पवार और एकनाथ शिंदे का नाम तो सुना ही होगा। यकीनन सुना ही नहीं होगा बल्कि अच्छे से जानते भी होंगे कि ये दोनों शख्सियत कौन है। महाराष्ट्र में दिल्ली में जंतर मंतर पर युवाओं का प्रदर्शन चल रहा था। इस प्रदर्शन के चलते वजीर आजम के तथाकथित तौर पर संसद को छोड़कर भागने की खबरें भी सामने आई थी। काकरोचों के प्रदर्शन का मामला इतना पेचीदा और टेंशन वाला हो गया था कि महामना ने किसी से मिलने या बात करने तक उचित नहीं समझा था। हाँ, मगर वे शरद पवार से मिलने से नहीं चुके और उनसे बात करना नहीं भूले। क्या हुआ कि शरद पवार आंदोलनकारी युवाओं से मिलने गए, उनको अपना समर्थन देने की बात करके आए, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा महामना को। शरद उन युवाओं को समर्थन देने की बात करके आए थे जिन्होंने मोदी का जीना और मरना हराम कर दिया था आंदोलन के दौरान। बावजूद उसके मोदी शरद से मिलने से कोई गुरेज नहीं किया। जिस दिन नरेंद्र और शरद मिले थे उस दिन एक अच्छी तस्वीर भी सामने आई थी, जारी हुई थी, और वो तस्वीर आप सब ने भी देखी होगी। वो खास तस्वीर थी उस दिन की। इसमें मोदी शरद पवार को दरवाजे तक लेने जाते हैं और हाथ खींच करके अंदर तक ले आते हैं। आप सब ये जानते हैं कि मोदी अपने स्वार्थ सिद्धि के अलावा यूं ही किसी को भाव नहीं देते हैं। बावजूद उसके कि शरद पवार इस समय महाराष्ट्र में भाजपा के साथ नहीं है, गैर भाजपाई दलों की नुमाइंदगी करते हैं, मसलन कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव और तमाम दल, फिर भी मोदी ने शरद की बड़ी गर्मजोशी से आवो भगत की। देख के आपको भी लगा होगा कि एक प्रधानमंत्री जिसके बारे में जग जाहिर है कि वह अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही किसी का दिल खोलकर स्वागत सत्कार करते हैं, वरना तो वह अपनी कुर्सी से हिलते तक नहीं हैं। फिर कोई तुर्रम खाही क्यों ना हो। आखिर ये माजरा क्या था? मोदी बहुत टेंशन में होने के बाद भी बड़ा उत्साह के साथ दरवाजे तक शरद पवार की अगुवाई करने क्यों गए थे? खैर, मोदी पवार से इतनी गर्मजोशी से क्यों मिले, इसके बारे में विस्तार से एक रिपोर्ट बनाएंगे, फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। वरना इस समय शरद पवार की ज़्यादा चर्चा करेंगे तो एकनाथ शिंदे के साथ नाइंसाफी हो जाएगी, गुस्ताखी हो जाएगी, बेईमानी हो जाएगी। असल में इस समय महाराष्ट्र में जो कुछ भी घटने वाला है या बदलने वाला है, इस बात के तल में केवल और केवल एकनाथ शिंदे ही है। हाँ, वही एकनाथ शिंदे जो पहले राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे और अब वे इस समय उप मुख्यमंत्री है। वही एकनाथ शिंदे जो वर्तमान सीएम को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। राजनीतिक दिखावे की कारगुजारियों को छोड़ भी दें तो धरातल का यही सच है कि देवेंद्र फडणवीस किसी भी नज़र से एकनाथ शिंदे को नहीं चाहते हैं। खैर, राजनीति में कौन किसे चाहे, किसे न चाहे, ये सब बात तो आई गई होती है, चलती रहती है। वैसे भी राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। जब भी मौका मिलता है पतंग रूपी डोर काट दी जाती है। मुद्दे की बात तो यह है कि अब जो है अमित शाह
देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी पर देखना नहीं चाहते हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ तो तय मानिए कि आने वाले समय में महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस यानी सीएम एकनाथ शिंदे ही होंगे। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, महाराष्ट्र की भाजपा के सब नेता मर गए क्या? तो इसका जवाब तो यही होगा कि नहीं, मरा कोई नहीं है। फिर भी एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने की बात कुछ हजम नहीं होती है। यकीनन पल भर के लिए ये बात मेरे भी जहन में आई थी, मेरे भी गले नहीं उतर रही थी कि आखिर ऐसा कैसा हो सकता है कि तमाम भाजपा के नेताओं को छोड़ के शिवसेना के शिंदे को, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री कैसा बनाया जा सकता है। पर सच तो यही है कि अमित शाह और जनाब मोदी अब उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इसके पीछे एक नहीं अनेक कारण हैं। सबसे अहम कारण तो यह है कि एकनाथ शिंदे अमित शाह को बहुत चाहते हैं, उनके बहुत करीबी है और बेहद प्यारे हैं। अमित की नज़र में एकनाथ राज्य के तमाम भाजपाइयों से ज़्यादा वफादार, ईमानदार और बेहतर हैं। इसके साथ ही अब मोदी और शाह महाराष्ट्र में संघ की बेड़ियों से भी छुटकारा पाना चाहते हैं, राज्य की कमान सीधे अपने हाथों में लेना चाहते हैं, किसी का दबाव, प्रभाव और दखल नहीं चाहते हैं। इन सब के अलावा जो बात प्रमुख है वो ये है कि एकनाथ शिंदे ने मोदी शाह की केंद्र सरकार को इस समय संजीवनी की घुट्टी दी है, मतलब मरने से बचाया है। वो कैसे? एकनाथ शिंदे ने इन दो गुजराती बंधुओं की लंगड़ी सरकार की बैसाखियों को हटाकर बैसाखियों से ऊपर अपने दम पर चलने का साहस दिया है, अल्पमत की सरकार को बहुमत दिलाया है। हाल ही में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी यूबीटी से 6 सांसद तोड़कर अपनी शिवसेना यानी शिंदे शिवसेना में शामिल कर लिया था, मिला लिया था, उसमें अपनी शिवसेना में मिला लिया था। इसके साथ ही शिंदे सेना में 6 सांसदों का विलय हो गया था और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने भी इसको मान्यता देने में कोई समय जाया नहीं किया और तत्काल उनको मान्यता दे दी। ओम बिरला जी जो है लोकसभा अध्यक्ष, उनकी मान्यता देने के बाद से ही संसद में शिंदे की पार्टी की संख्या बढ़ गई थी और ये महाराष्ट्र की सत्ता और राजनीति में भी उनकी अहमियत खास हो गई थी, मतलब शिंदे की स्थिति मजबूत हो गई थी। यकीनन 6 सांसदों के साथ मिलने के बाद लोकसभा में एकनाथ शिंदे की ताकत भी बढ़ गई। यहाँ शिंदे की ताकत बढ़ने से कहीं ज़्यादा अहम मोदी शाह की लंगड़ी सरकार को अपने पैरों पर खड़ा करना था और शिंदे ने खड़ा करने का प्रयास किया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना से जो 6 सांसद एकनाथ की शिवसेना में लाए, तब शिवसेना की पार्टी में सांसद जो है, शिंदे शिवसेना की पार्टी में सांसद बढ़कर 13 हो गए। अब ये 13 मतलब 6 ये और इसके पहले के सांसद कुल मिला के 13। इनमें जो 2024 के शिवसेना के टिकट पर चुने गए थे 7 सांसद, वो सांसद भी इनमें शामिल हैं। मतलब 6 दूनी 12, 6 तोड़ के लाए और 7 ये 13 सांसद, ऐसे उनके तो टोटल जबकि 13 सांसद हो गए और इनमें 2024 में और सांसद हो गए। शिंदे शिवसेना के राज्यसभा में भी 2 सांसद हैं, 13 सांसद लोकसभा में, 2 सांसद राज्यसभा में। दल बदल के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी के पास लोकसभा में केवल 2 और राज्यसभा में केवल 1 सांसद बचा था। इस तरह से एकनाथ शिंदे ने केंद्र की लंगड़ी सरकार को अपने पैरों पे खड़ी करके ताकत प्रदान की। तो क्यों कोई ऐसे कमाऊ पुत को, ऐसे प्रिय पुत को धुतकारेगा, नकारेगा? ये भी एक अहम कारण है कि एकनाथ शिंदे फिर से राज्य के मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठ सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि इन घटनाक्रमों के बाद मोदी शाह के दरबार में शिंदे का न केवल कद बढ़ा है बल्कि उसका प्रभाव भी बढ़ा है। इतना ही नहीं, शिंदे की एनडीए में भी ताकत बढ़ी है। ये बात जगजाहिर है कि एकनाथ शिंदे जो है केंद्रीय नेतृत्व खासकर अमित शाह के लाडले हैं और बेहद करीबी भी हैं
और अमित शाह भी वक्त की नज़ाकत को ध्यान में रखते हुए अपने सबसे प्रिय और चहेते एकनाथ शिंदे को फिर से एक बार राज्य की कमान हाथ में सौंपना चाहते हैं और महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इसमें दो राय नहीं है कि संघ के चितपावनी किसी भी हाल में महाराष्ट्र में गैर ब्राह्मण को सीएम बनने देना नहीं चाहते हैं। ये देवेंद्र फडणवीस भी संघियों के ही प्यादा थे और देवेंद्र के सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद संघी हर हाल में किसी ब्राह्मण को, खासकर अपने ही किसी चितपावन को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन हाल ही में इसकी ऐसी कोई वजह दिखाई नहीं देती है। अगर संघी बेवजह अपना राग आलापने लगे तो फिर मोदी और शाह इनके होश ठिकाने लगाने से बाज नहीं आएंगे। अब तो इन दोनों गुजराती नेताओं ने ठान लिया है कि महाराष्ट्र में कोई दखल नहीं चाहिए, खुद के हिसाब का आदमी चाहिए, ऐसा आदमी जो न केवल उनका कहा सुने बल्कि दूसरे किसी की सुने भी नहीं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब महाराष्ट्र में मोदी और शाह किसी भी हाल में संघ का कोई दखल नहीं चाहते हैं, संघ को सीधी चुनौती देना चाहते हैं। ऐसा नहीं होगा इसकी भी कोई वजह नहीं दिखाई देती है। तो चलें ये भी समझते हैं। मालूम होगा आपको कि साल 2024 के विधानसभा चुनाव में महायुति ने 288 में से 287 सीटें जीतकर बड़ी जीत हासिल करी थी। इसमें भाजपा को जो है 132 और शिंदे की शिवसेना को जो है 57 मतलब 57 सीटें मिली थी। हालांकि संघ की हठधर्मिता के कारण बेशक उस समय बहुमत में भाजपा थी तो बनाना भी था, पर संघ की हठधर्मिता भी थी कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाए और बनाया गया। याद होगा कि भाजपा उस समय सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आने के बाद भी बड़ी पार्टी के आने के बाद भी देवेंद्र को बहुत जल्दी मुख्यमंत्री के रूप में सीएम का पद नहीं दे पाई थी। देवेंद्र को उस समय भी मोदी और शाह सीएम के रूप में देखना नहीं चाहते थे। इसी के चलते सरकार बनाने की स्थिति के बाद भी सरकार बनने में देर लगी थी। इसका सबसे सीधा और साफ कारण यही था कि जब भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी फडणवीस को सीएम के रूप में देखना नहीं चाहते थे और बनना देना नहीं चाहते थे, वे एकनाथ शिंदे को ही राज्य का सीएम देखना चाहते थे। पर ऐसा संभव इसलिए नहीं था क्योंकि उस समय भाजपा जो है सबसे बड़े दल के रूप में आई थी। अब मौका मिला है अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी को कि कुर्सी पर एकनाथ शिंदे को विराजमान किया जाए। पर तब की बात और थी, अब की बात और है ना। तब भले ही देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनने नहीं दिया गया, लेकिन अब मोदी शाह किसी संघी चेहरे को किसी भी कीमत पर कबूल करने वाले नहीं हैं। वे एकनाथ शिंदे को एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं। और क्या हुआ, एकनाथ शिंदे उनकी भाजपा के नहीं है तो भी। अब देखते हैं एक बार फिर से एकनाथ शिंदे की किस्मत कितनी जोर मारती है, वे कब महाराष्ट्र के सीएम की कुर्सी पर फिर से विराजमान होते हैं। बहरहाल जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि संघियों का प्यादा माना जाने वाले देवेंद्र फडणवीस अब बहुत दिनों तक सीएम की कुर्सी के हकदार नहीं रहेंगे। बहुत जल्दी उनको यहाँ से चलता किया जाएगा, फिर चाहे वो केंद्र की राजनीति में आए या संगठन में अपनी सेवाएं दे, ये बात की बात है। इतना तो तय है कि मुंबई का भाई तो बदलेगा ही, देवा भाई अब जाएगा ही जाएगा। अगर आपसे वक्त से पहले कोई पूछ ले कि मुंबई का भाई अब कौन होगा, तो आप खुल के कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे। और हाँ, मुंबई का भाई का मतलब मुंबईया भाई नहीं, अपना भाई, यानी एक माँ के दो बेटे हैं, जैसे जनता और सीएम। तो वक्त के गर्भ में है, जनता का भाई कौन बनेगा यानी सीएम कौन बनेगा और कितनी जल्दी बनेगा, एकनाथ शिंदे। तो देखते हैं क्या बदलाव होते हैं और क्या फिजाओं में नया रंग रूप बहता है। तो बस आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।